इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां जरूरत से ज्यादा चमकाई जाती हैं। कुछ चेहरों को नायक बना दिया जाता है, भले ही उनकी परछाइयां खून से क्यों न सनी हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में सच क्या है? क्या समाज में ऊंच नीच की लड़ाई के नाम पर हिंसा का महिमा मंडल किया जाना सही है? क्या जाति के नाम पर अपराध की एक नई परिभाषा गढ़ी जा सकती है? सच को दिखाने के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें दिखाया जाता है और दूसरा जिससे हमें सोचने से भी दूर रखा जाता है। लेकिन आज हम उसी सच से पर्दा उठाएंगे जो अपराध की धुंध में छिपा दिया गया है। आज वर्षों बाद भी फूलन देवी का नाम समाज में उतना ही प्रासंगिक और विवादित है जितना उनके जीवन काल में था। बात करें बेमही नरसंहार से लेकर उनके हत्याकांड तक, हर एक पहलू पे एक सवाल खड़ा होता है। क्या वो जातिगत अन्याय को बढ़ावा देने वाली क्रांतिकारी थी या 22 निर्दोषियों की हत्यारिन? उनकी कहानी पर बनी फिल्म बंदित क्वीन क्या सच उनके जीवन के बारे में हूबहू दिखाती है या फिर ये एक राजनीतिक हथकंडा था? उनकी मौत के 2 दशक बाद भी उनके नाम पर राजनीति हो रहा है। एक ओर उन्हें दलित और महिलाओं की शक्ति का प्रतीक बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर उनके विरोधी उन्हें हत्यारिन और डकैत मानते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी कहानी का सच क्या है? आखिर में इसकी शुरुआत कब हुई थी? आज इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। वो साल था 1963, यानी कि 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव बुरहा में पूर्वा के देवी दीनदयाल मलाहा के घर फूलन देवी का जन्म होता है। एक सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति में जन्म होने के कारण उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव और गरीबी का दंश झेलना पड़ता है। हालांकि मलाहा जो समुदाय होता है वो अनुसूचित जनजाति SC ST में नहीं बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में आता है। फिर भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से इसे शूद्र जाति के रूप में देखा जाता है। हर्ष और विपत्तियां फूलन के जीवन का प्रारंभिक हिस्सा बन चुका था। मात्र 11 वर्ष की आयु में जमीनी विवाद के चलते उनके चाचा ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें जेल भिजवा दिया। लेकिन यह तो उनके लिए एक संघर्ष की शुरुआत थी। असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब 33 वर्षीय पुत्तीलाल मलाहा से उनकी विवाह तय हो गई। यह विवाह उनके लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। दहेज प्रताड़ना, मारपीट और शारीरिक शोषण से तंग आकर वो अपने मायके लौट आती हैं। लेकिन परिवार के लोग लोक लाज के डर से उन्हें वापस उसी नर्क में भेज देते हैं। इसी बीच पति ने गौना करने से इनकार कर दिया और फूलन गांव के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया कि फूलन को फौरन गांव छोड़ना पड़ेगा। रोती बिलखती असहाय अवस्था में फूलन बीहड़ की ओर निकल पड़ती हैं। कुछ महीने बाद जब वो अपने माता पिता से मिलने गांव लौटती हैं तो गांव वाले उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस हिरासत में 3 दिन और 3 रातों तक उनके साथ अमानवीय व्यवहार और बलात्कार किया जाता है। यह घटना उनके मन में समाज, पुलिस व्यवस्था और सरकारी तंत्र के प्रति गहरी नफरत भर देती है। यही वह क्षण था जब फूलन के भीतर की पीड़ा विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। पुलिस के गिरफ्त से छूटने के बाद फूलन जब अपने घर पहुंचती हैं तो रास्ते में उन्हें कुख्यात डाकू बाबू गुज्जर और उनके गिरोह अपने साथ ले जाते हैं और वो ये कह के ले जाते हैं कि उन्होंने ही उन्हें पुलिस से छुड़वाया था। लेकिन यहाँ भी उनके साथ शोषण होता है। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर उनके साथ बलात्कार करते हैं। हालांकि गिरोह के एक अन्य सदस्य विक्रम मलाहा ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और गिरोह का नेता बन गया। बाद में विक्रम ने फूलन को सम्मान दिलाया, साथ ही ठाकुरों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने में भी साथ दिया। परंतु यह ताकत श्रीराम ठाकुर गैंग को बर्दाश्त नहीं होता है। एक दिन जब विक्रम मलाहा अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था, उस दौरान रास्ते में श्रीराम ठाकुर ने पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करवा लिया और बेरहमी से हत्या कर दी। फूलन देवी के मुताबिक विक्रम की हत्या के बाद उन्हें श्रीराम ठाकुर और उनकी गैंग ने अगवा कर लिया और कई दिनों तक उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यह घटना बेहमई गांव में घटती है। इसी के बाद फूलन देवी अपने गैंग को इकट्ठा करती हैं और 14 फरवरी सन 1981 को बेहमई गांव में हमला बोल देती हैं। गांव में 2 घंटे के अंदर दहशत का माहौल हो जाता है। 22 लोगों को एक साथ खड़ा कर गोली मार दी जाती है, जिसमें 17 ठाकुर, एक मुसलमान, एक दलित और एक मौर्य जाति का व्यक्ति भी शामिल था। इस हमले में 6 महीने की एक बच्ची को झूले से पटक दिया जाता है।
जिससे वह 10 साल की उम्र तक विकलांग होकर बाद में मर जाती है। बेहमई हत्याकांड के बाद फूलन देवी पुलिस से बचती रहती हैं, लेकिन साल 1983 को उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हजारों लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। उन्होंने शर्त रखी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी, उनके गिरोह के किसी सदस्य का फर्जी एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। उनके इस शर्त को मान लिया जाता है और उन्हें 11 साल तक जेल में डाल दिया जाता है। 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उनके खिलाफ दर्ज आधिकारिक मुकदमे वापस ले लेते हैं और उन्हें जेल से रिहा करा देते हैं। साल 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ती हैं और सांसद बन जाती हैं। फिर दोबारा साल 1998 में चुनाव होता है और वो हार जाती हैं, लेकिन 1999 में वो फिर से सांसद चुनी जाती हैं। 25 जुलाई को फूलन देवी को दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के बाहर सेठ सिंह राणा ने गोली मारकर हत्या कर दी। राणा ने दावा किया कि उसने बेहमई गांव का बदला लिया है। उनकी हत्या से फूलन देवी की कहानी और भी जटिल बन गई। फूलन देवी की कहानी अन्याय, संघर्ष, बदले और अपराध के चक्रव्यूह में फंसी रह गई। एक दलित और महिला होने के कारण उन्होंने समाज में भेदभाव का अत्याचार झेला, लेकिन क्या उनके द्वारा की गई हिंसा सही ठहराई जा सकती है? क्या फूलन देवी एक नायिका थी जिन्होंने शोषण का बदला लिया, या फिर वो एक हत्यारिन थी जिन्होंने निर्दोषियों की जान ले ली? क्या बेहमई हत्याकांड का प्रतिशोध एक महज नरसंहार था या एक बड़ा प्रतिशोध था? इतिहास के पन्ने में फूलन देवी का नाम हमेशा के लिए एक बहस का विषय बन गया है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, हिंसा कभी न्याय का अंतिम समाधान नहीं हो सकता। अगर हम न्याय को मिटाना चाहते हैं तो हमें बंदूक और गोलियों की जगह शिक्षा, समाज और कानून पर भरोसा करना पड़ेगा, वरना हर फूलन के बाद एक बेहमई जन्म लेगा और ये चक्रव्यूह कभी खत्म नहीं होगा। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।